Hi Uttamari, welcome back to the channel Shipra Vishwa. This is Shipra Vishwa. I hope you guys are doing fine. So in the previous lecture, we discussed कि reading comprehension में आखिरकार questions कैसे आने वाले हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, we're going to take an example. हम कुछ एक example लेंगे और इसके थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि किस टिप्स और ट्रिक्स की मदद से हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं एंड ऑल्सो जो तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे थे पॉसिबली जो आ सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, उन्हें करने के लिए हमें क्या करना है. सो ये एक एग्जाम्पल रहेगा, हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द करेक्ट आंसर्स. सो आपका पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मेन फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि यू रीडिंग इट विद मी एंड यू गोइंग विद द फ्लो एंड ऑल्सो जब मैं क्वेश्चन हम लोग रीड करें तो आप भी अपने दिमाग के अंदर उसका आंसर सोच के रखिए. आई विल बी गिविंग यू करेक्ट आंसर्स देयर एंड देन मैच कीजिए. और एक चीज और है, इसमें मैंने 8 क्वेश्चंस डाले हैं एंड वो 8 क्वेश्चंस के बाद में आप जब वीडियो एंड हो जाए, मेक श्योर दैट यू टेल मी योर स्कोर्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. सो डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि आपने कितना स्कोर किया और झूठ मत बोलना, ठीक है. तो चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं. आज मैं आपके लिए जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा पैसेज है जो कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है. ये एक ऐसा पैसेज है जो कि आपको मदद करेगा समझने के लिए कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में इस तरीके के पैसेजेस को कैसे टैकल किया जाएगा. इसके अंदर सारे जो हर्डल्स हैं वो मैंने फिक्स कर दिए हैं. सबसे पहला हर्डल इस के साथ में क्या होगा, ये नेगेटिव अप्रोच है पर इसे हमें लेकर चलना पड़ेगा जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं. एग्जाम के अंदर इस अप्रोच से कभी भी पैसेज को रीड मत कीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेपरेशन के अंदर होती है. हम नेगेटिव अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में छलांग लगा रहे हैं. जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप जिस खाई में कूद रहे हैं वो कितनी गहरी है, तो आपको अंदाजा नहीं होगा आपके किस तरीके से आप उस पर सर्वाइव करेंगे. सो ये एक ऐसा पैसेज है जिसका लेंथ काफी ज्यादा लिया है. बड़े जो पैसेजेस होते हैं वो बोरिंग भी हो जाते हैं, तो हम एग्जाम में बहुत बार चीजों को स्किप कर देते हैं. ऑल्सो इस पैसेज के अंदर भर भर के फैक्ट्स हैं, सो ये फैक्चुअल केस बेस्ड साइड का पैसेज है. इन एडिशन टू दैट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे. मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर का स्ट्रैटेजी कैसा होता है और उस स्ट्रैटेजी को ऐसे पैसेजेस के लिए कैसे क्रैक किया जाता है. तो आप ये हमारा नेगेटिव अप्रोच हमने देख लिया. 8 क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं और ये आपका पूरा का पूरा पैसेज अभी मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ. तो ऐसे पैसेज को जो बड़ा हो, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हो, जिसके अंदर अच्छे खासे वर्ड्स इन्वॉल्व हो, उस पैसेज को कैसे टैकल करते हैं, चलिए सीखते हैं. तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको स्किमिंग का इस्तेमाल करना है. मैंने ये आपको पहले भी सजेस्ट किया है प्रीवियस वीडियोस में और आज के वीडियो में भी मैं इसी पे स्टिक करूंगी. स्किमिंग का मतलब क्या होता है, आप सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ जो है पैसेज का उसे रीड कीजिए एंड देन आप लास्ट पैराग्राफ को रीड कीजिए. क्योंकि जब आप फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं तो आपको पैसेज के बारे में पता चलता है. दैट मींस फर्स्ट पैराग्राफ से आपको पता चलता है कि आखिरकार ऑथर ने ये किसके बारे में लिखा होगा. सो इंट्रोडक्शन और थीम का कुछ आइडिया वहां लग जाता है एंड फाइनली लास्ट पैराग्राफ से आपको कुछ कंक्लूजन मिल जाता है उसका. अब ऑथर ने ये सोच के तो पैसेज नहीं बनाया होगा कि ये तो बच्चों के एग्जाम में जाएगा, मैं बच्चों को फेल करवाऊंगा. उन्होंने कोई आर्टिकल, कोई रिपोर्ट या ऐसा कुछ लिखा होगा जो इवेंचुअली आपका पैसेज बन के आपके एग्जाम में आ गई है. ये सबसे एक अच्छा तरीका होता है क्योंकि इससे आप ऑथर के माइंडसेट को समझते हो. बहुत बार तो ऐसा होगा कि आपको इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बहुत बार तो अगर आपने ये फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इतने एनालिटिकल होते हैं कि उसके लिए आपको वापस यहाँ जाने की जरूरत नहीं है. आज क्योंकि ये फैक्चुअल केस बेस्ड पैसेज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तब आपको डेफिनेटली वापस पैसेज में जाना पड़ेगा अपने आंसर्स कलेक्ट करने के लिए. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करूंगी एंड देन आई विल गो टू द लास्ट वन. When times are hard, doomsayers are aplenty. The problem is that if you listen to them too carefully, you tend to overlook the most obvious signs of change. 2011 was a bad year. Can 2012 be any worse? Doomsday forecasts are easiest to make these days. So let's try a contrarian's forecast instead. Let's start with the global economy. We have soon a steady flow of good news from the US. The employment situation seems to be improving rapidly, and consumer sentiment reflected in retail expenditures on discretionary items like electronics and clothes has picked up. यहाँ से हमें पता चल गया है कि ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग जो पैसेज कर रहे हैं उसके अंदर वी आर गोइंग टू गेट फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमीज. वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट इकोनॉमीज और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि सिचुएशन जो है 2011 के मुकाबले 2012 के अंदर कैसी रहने वाली है.
एक चीज का ध्यान रखिएगा, गए वो दिन जब आप बैठकर कभी भी पैसेज को पढ़ते थे तो यू यूज टू अंडरलाइन थिंग्स, फैक्ट्स को अंडरलाइन करते थे, वर्ड्स को अंडरलाइन करते थे। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप यहाँ कुछ अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज द की। बट क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप कोई पैसेज लेकर बैठे तो आप चीजों को अंडरलाइन करें, पर हैबिट मत बनाइए इस चीज की, क्योंकि ये बाद में एग्जाम में बहुत परेशान करेगी। बहुत सारे बच्चों को टीचर्स जो हैं, बच्चे खुद जो हैं, ये हैबिट बना के चले जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास यही हम कर रहे थे, और फिर वो बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो मेक श्योर, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी कि स्टार्टिंग से जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि किसके बारे में है। जब आप एक बार किसी चीज को अच्छे से देखते हो, दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करते हो, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ, वो मदद करेगा। और प्रैक्टिस इसी के लिए तो है और इसीलिए तो हम हैं यहाँ पे। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आई वुड सजेस्ट कि आप नहीं ये हैबिट बनाओ, बट अगर आप न्यू हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो आप इनिशियली ये हैबिट डाल सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहे। तो मुझे थीम के बारे में पता चल चुका है, मुझे पता चल चुका है कि पैसेज किस बारे में है। तो आई राइट अवे गो टू माय लास्ट पैराग्राफ, और उसमें मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार इसने कंक्लूड क्या किया। याद रखिए, आपको नंबर पूरे का पूरा पैसेज पढ़ने के नहीं दिए जा रहे हैं, आपको नंबर इसके आंसर्स, जो क्वेश्चंस है उनके करेक्ट आंसर्स देने के किए जा रहे हैं। क्या फायदा अगर मैं पूरा पैसेज पढ़ लूं और उसके बाद में उनमें से क्वेश्चंस ही ना आए। ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप सीधा लास्ट पे आइए और उसे रीड कीजिए, जैसा क्वेश्चन मांगेगा फिर हम पैसेज में जाकर वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेजेस करना सबसे आसान होता है, तो ऑल इज वेल। The reforms that we need are the ones that can actually raise our sustainable long-term growth rate. They have to come in areas like better targeting of subsidies, making projects in infrastructure viable so that they draw capital, raising the productivity of agriculture, improving healthcare and education, bringing the parallel economy under the tax net, implementing fundamental reforms in taxations like GST and direct tax code, and finally easing the myriad rules and regulations that make doing business in India such a nightmare. A number of these things do not require new legislation and can be done through executive order. I actually pronounce Y as Y, so that is there. I tried controlling myself, so yeah, you can pronounce accordingly. सो ये आपका लास्ट वाला हो गया। अभी मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ऑथर ने कंक्लूड भी किया है कि किस तरीके से हम ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो अभी ये हम लोग को थोड़ा आइडिया लग गया कि बहुत इकोनॉमी की तरफ जा रहा है पैसेज। बीच के फैक्ट्स अभी तक हमने नहीं रीड किए हैं, अभी हमने लॉन्ग पैसेज को कैसे डील करते हैं वो सीख लिया। लॉन्ग पैसेज के लिए पूरा पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। दिस इज योर नंबर 1 टिप, एंड टिप सेज कि आप पहले स्टार्टिंग का और लास्ट का पैराग्राफ पढ़िए। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थीम बेस्ड हैं। इनका आंसर या तो आपको फर्स्ट या लास्ट के अंदर मिलेगा, क्योंकि जिस भी चीज के बारे में ज्यादा बात की जाती है उसका फाउंडेशन ऑथर यूजुअली फर्स्ट पैराग्राफ में ले कर देते हैं, या फिर लास्ट पैराग्राफ में उसके साथ कंक्लूड करते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करके। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली टीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को समरी से उठा दिया जाता है। दैट मीन्स इसके लिए आपको पैसेज अच्छे से रीड करना रहता है। पैसेज अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो उससे आप ऐसे वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हो। बट बिफोर यू गो टू द पैसेज एंड स्टार्ट रीडिंग इमोशनली, लेट्स रीड द ऑप्शंस फर्स्ट। हो सकता है कि कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो कि हम लोग फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार ऑप्शंस रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ऑलराइट, China's economic growth may decline in the year 2012 as compared to year 2011. The European economy is not doing very well. Greece is on the verge of bringing about economic reforms. In the year 2012, Japan may post a positive growth and thus pull out of recession. All of the above are true. ये एक बहुत ही गैम्बलिंग ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, पर ये बहुत बड़ा गैम्बल भी है। ये वाले ऑप्शंस सही होने के चांसेस कम है। एट द सेम टाइम कभी गूगली के लिए कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर इनको सही कर भी दिया जाता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है इन ऑप्शंस को टेस्ट करने का। अब क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर देखा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा एंटायर पैसेज में। दैट मीन्स पैसेज के अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है जहां पे चाइना, यूरोपियन इकोनॉमी, ग्रीस और जापान की बात हो रही है।
ये मैंने आपको इसके लिए बोला क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं पिक कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई लीड वर्ड नहीं है, क्वेश्चन के अंदर केवल नॉट ट्रू दिया हुआ है, ये मेरा लीड वर्ड नहीं है, इसके लिए या तो मैं जाऊं और जाके इमोशनली पूरा पैसेज रीड कर दूं। तो अगर मेरे को लीड वर्ड नहीं दिया हुआ है, कभी भी ऐसा है कि मुझे और कुछ नहीं यहाँ पर मिला हुआ है, तो ऐसे में मैं ऑप्शंस रीड करती हूँ, और जब मैं ऑप्शंस रीड करती हूँ तो अब इनमें से कोई तो ऑप्शन करेक्ट या इनकरेक्ट होगा, तो मैं यहाँ से लीड वर्ड ढूंढती हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि जरूर यहाँ पे चाइना, यूरोपियन इकोनॉमी, जापान, इनकी बात की जा रही है, ग्रीस की बात की जा रही है। तो आई विल लुक फॉर दीज वर्ड्स, आई विल लुक फॉर दीज कंट्रीज मेरे पैसेज के अंदर टू सेव माई टाइम। ओके, एक और टिप जो यहाँ पर मैं आपको दूंगी वो है नेगेटिव वर्ड्स की। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर एंटोनिम्स पूछे होते हैं पर हम इमोशनली सिनोनिम्स समझ लेते हैं। बहुत बार नॉट ट्रू लिखा होता है पर कोई एक चीज क्योंकि हमें मिल जाती है तो हम नॉट ट्रू को ट्रू बना के और इसे टिक कर देते हैं। मेक श्योर कि इस पे आप कंसंट्रेट करो, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे आपके पैनिक सिचुएशन से खेलना चाहता है। ऑलरेडी वो आपको एक बड़ा सा पैसेज दे चुका है जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। अब वो जब आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा तो आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि आप अच्छे से उसे रीड करो, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। तो ऐसे में प्लीज फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐसे क्वेश्चन में कराना इट्स नॉट वर्थ इट। ऑल राइट, सो ये बोल रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम पैसेज में जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोगों को चाइना को जो है यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो अगर हमें कहीं पे भी जापान, चाइना, ग्रीस या यूरोपियन इकोनॉमी दिख जाएगी तो वील स्टार्ट। ओके, सो वी found Japan. It is said Japan is likely to pull out of recession in 2012 as post-earthquake reconstruction efforts gather momentum and the fiscal stimulus announced in 2011 begins to pay off. The consensus estimates for growth in Japan is respectable 2% for 2012. So we got the Japan wala option as in पता चल गया जापान के बारे में क्या लिखा हुआ है। Then we have the hard landing scenario for China remains and will remain a myth. Growth might decelerate further from 9% that it expected to clock in 2011, but is unlikely to drop below 8 to 8.5% in 2012. So China के बारे में, China की growth के बारे में भी we got it. Europe is certainly in a spot of trouble. It is perhaps already in recession, and for 2012 it is likely to post mildly negative growth. The risk of implosion has dwindled over the last few months. Peripheral economies like Greece. Okay, so यहाँ पे last few months. So Europe के बारे में भी पता चल गया है। Peripheral economies like Greece, Italy and Spain have new governments in place and have made progress towards genuine economic reform. All right. So there were 4 countries जिनके बारे में हमें ऑप्शंस मिले थे। एक ग्रीस है, एक यूरोप है, एक चाइना है और एक जापान है। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार थे। China's economic growth may decline in the year 2012 as compared to the year 2011. The European economy is not doing very well. Greece is on the verge of bringing about new economic reforms. In 2012, Japan may post a positive growth and thus pull out of recession. Question number 1. Not true. Not true. इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। All right, I've given you enough time to think about it. Now let me tell you कि ये गैम्बल ऑप्शन को अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑप्शन ये नहीं कह रहा है कि ये सारे सही हैं, ऑप्शन सारे सही हैं, जबकि ये कह रहा है कि ये सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। दैट मीन्स इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ट्रू नहीं है। यही तो सारे ऑप्शंस अभी हम चेक करके आए हैं पैसेज में जाके। ये ऑप्शन खेल गया यहाँ पे, ये बता रहा है कि इनमें से ये सारे के सारे ऑप्शंस ट्रू हैं। दैट मींस यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नॉट ट्रू की श्रेणी में आता हो। सो ई विल बी द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को करेक्ट आंसर मिला जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will possibly a result of softer growth estimated for year 2012? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तब आप फोकस करते हो लीड वर्ड्स पे। लीड वर्ड्स क्या होते हैं? लीड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन होते हैं, जिन्हें आप इजीली पैसेज के अंदर ढूंढ सकते हो। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें अगर आप पैसेज में ढूंढते हो तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड एट टाइम्स आपको ऊपर के 2 लाइनों में, नीचे के 2 लाइनों में उनके आंसर्स मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर सॉफ्टर ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर ईयर 2012 जो है वो लीड वर्ड है, लीड फ्रेज है। अब मेरा काम होगा पैसेज के अंदर जल्दी से स्किम करके सॉफ्टर ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर ईयर 2012 को ढूंढना। यहाँ पे जैसे मैं पहुंचूंगी मेरे को ये 3 ऑप्शंस जो हैं इनको एनालाइज करना रहेगा, एंड देन आई विल मार्क माय करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा रिजल्ट हो सकता है सॉफ्टर ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर ईयर 2012 का? प्राइसेस ऑफ ऑयल विल नॉट इंक्रीज, क्रेडिट अवेलेबिलिटी वुड बी लेसर, कमोडिटी इन्फ्लेशन वुड बी लेसर। इनमें से कौन सा इनमें से होगा? कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन से पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं?
ऑलराइट, तो अभी हमें सॉफ्टवेयर पे जाना है। कुछ हिस्से तक तो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया, तो हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर पे। लेट्स स्किम जल्दी से, आई थिंक यही मिल गया है मुझे तो सॉफ्टवेयर। It says softer growth means lower demand for commodities, and this is likely to drive a correction in commodity prices. Lower commodity inflation will enable emerging market and central banks to reverse their monetary stance. If we start इसके पहले का, even with some of these positive factors in place, we have to accept that the fact that global growth in 2012 will be tepid. But there is a flip side to this. Softer growth means lower demand for commodities, something related to commodities, correction in commodity prices, lower commodity inflation. And then बैंक की बात होने लगी है. And then we have oil might be an exception to the general trend in commodities. ऑलराइट, सो अभी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स वहां पे दिए हुए थे और वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है कि वहां पे जो हमने रीड किया कि सॉफ्टवेयर ग्रोथ जो है वो सॉफ्टवेयर ग्रोथ से क्या रिजल्ट निकलेगा। क्या प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगे ऑयल के, क्या क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी बैंक्स का हमने देखा, कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्या ये तीनों होंगे। तो इनमें से आपको ये बताना है, गिविंग यू सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या बी होगा, दैट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ए और बी होगा, ऑयल के प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सी होगा, दैट मींस ऑयल के प्राइस जो है वो इंक्रीज नहीं होंगे, कमोडिटी इन्फ्लेशन भी कम होगा। या फिर केवल सी होगा, कमोडिटी इन्फ्लेशन कम होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। I've given you enough time. इसका आंसर सी होगा, दैट मींस यहाँ पे डी होगा। ये बहुत जरूरी है, अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं ये भी अल्फाबेट में दिए जाते हैं और ये वाले ऑप्शंस भी अल्फाबेट में होते हैं, वहां पे मार्क करने की गलती हमसे बहुत बार हो जाती है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ सी है, तो हम लोग नीचे नहीं देखते कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सी कह रहा है, और हम एकदम बढ़िया मार्क कर आते हैं सी, जबकि आंसर तो यहाँ पे डी है। आपका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो दिस इज अनदर टिप जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन क्वेश्चंस लाइक दिस। आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने अभी रीड किया था उसके अंदर तीनों सिनेरियो के बारे में बताया था। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे सिर्फ सी सही है क्योंकि ऊपर वाले दोनों ही रिवर्स्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following can be said about the present status of US economy? There is, अच्छा अब मैं यूएस इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो यूएस इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। वी आर गोइंग टू गो बैक टू दैट एंड रीड इट, बट बिफोर वी डू दैट लेट्स रीड दी ऑप्शंस, क्योंकि हो सकता है कुछ हमें समझ में आ जाए। There is not much improvement in the economic scenario of the country from the year 2011. The growth in the economy of the country in the year 2012 would definitely be lesser than 1.8%. Expenditure on clothes and electronic commodities by consumer is lesser than that in the year 2011. There is a chance that in 2012 the economy would do better than what has been forecast. The pace of change in employment scenario of the country is very slow. Question number 3. US economy. So we need to go back to US economy. हमने यहाँ पे देखा था. Let's start with global economy. We have soon a steady flow of good news from US. The employment situation seems to be improving rapidly, and consumer sentiment reflected in retail expenditures on discretionary items like electronics and clothes has picked up. If these trends sustain, US might post better growth numbers for 2012 than the 1.8% being forecast currently. So that's it for US. इसके बाद में जापान शुरू हो रहा है, and हमने रीड कर लिया ऑलरेडी यूएस का यहाँ से। तो अब आपको सोचना है कि इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन हम मार्क करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। आपको बताना है कि यूएस इकोनॉमी के बारे में इनमें से क्या कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहा जा सकता है। Alright, इसका आंसर डी होगा। There is a chance that in 2012 the economy would do better than what has been forecast. यहां तक पहुंचने के लिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको ऐसे लैंड करना होता है किसी ऑप्शन पे, तो आपको एलिमिनेशंस करने होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस डाल दिए जाते हैं जो कि आप रीड करके आए हो और ये चीज एग्जामिनर को पता है। जब आपको दिखता है क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज जैसे वर्ड्स, जो कि अभी अभी हम 3 से 4 लाइनें जो हमने रीड की उसमें हमने रीड किया है, तो हम झट से उसे टिक कर देते हैं ये सोच के कि अरे ये तो मिल गया। बट आप आगे पीछे का नहीं पढ़ते कि आगे वो लेसर देन दैट इन ईयर 2011 और ये सब कुछ भी लिखा है। सो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऑप्शंस जो है वो सही नहीं होंगे, मुझे वो चूज करना है। मुझे वो नहीं चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही है, आपको एलिमिनेट करना होगा जब आपके पास में इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन से ही आप करेक्ट ऑप्शन पे लैंड करेंगे।
Alright, question number 4 कहता है which of the following is possibly the most appropriate title for the passage. ये टाइटल का आप जब भी डिसीजन लेंगे तो मेक श्योर दैट यूर रीडिंग फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ अच्छे से, बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जहां पे ऑथर फाउंडेशन रखता है अपने पैसेज की, वहीं पे लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर ऑथर कंक्लूड करते हैं, बताते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करते हैं. ऐसा मैटर जो दोनों के अंदर मैच होता है उसी के बारे में पूरे पैसेज में बात की जाती है. सो बेस्ट है टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आप दोनों पैराग्राफ्स को या तो रीड कर लीजिए, और अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो उनके बेसिस पे आप टाइटल सेलेक्ट कीजिए. आप ये चीज याद रखिए कि एमसीक्यूज हैं तो आपको ऑड वन आउट कुछ नहीं मिलेगा कि ये एकदम अलग लग रहा है तो मैं इसे टिक कर दूं. आपको एलिमिनेशन से ही करेक्ट आंसर पे पहुंचना पड़ेगा. The economic disorder, Indian economy versus the European economy, global trade, current economic scenario, characteristics of Indian economy. Question number 4. Question number 4 क्या हो सकता है? Question number 4 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इकोनॉमिक डिसऑर्डर इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी रीड किया और हमें पता चला है कि लास्ट के अंदर हमने होप्स दिखाई हैं. इंडिया वर्सेस यूरोपियन इकोनॉमी नहीं हो सकता बिकॉज वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट एवरी इकोनॉमी दैट इज देयर. ग्लोबल ट्रेड इसके लिए नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रेड. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी विल बी इंडियन ओरिएंटेड, जो कि नहीं है, बाकी कंट्रीज के बारे में भी हमने बात की है. तो ज्यादा अप्रोप्रिएट करंट इकोनॉमिक सिनेरियो होगा कि करंटली इकोनॉमीज में क्या चल रहा है. According to the author, which of the following would characterize Indian growth scenario in 2012? Now, Indian growth scenario in 2012 is our lead phrase. So, we're going to go back to the passage, look at Indian growth scenario in 2012, come back to the question, and then, eliminate all the wrong options. Okay? But before we do that, थोड़ा कुछ दिमाग में लेकर चलते हैं because this is something that we're reading for the first time. हमने पहले पैसेज में नहीं पढ़ा, तो वो दिमाग में लेकर चलने के लिए let's go through the options first. Domestic producers will take a hit because of the depressed global trade scenario. On account of its high domestic consumption, India will lead. Indian exporters will have a hard time in gaining market share. So ये तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी है. हमें इंडिया के लिए जाना है तो let's see. यहाँ तक तो हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें देखना है इंडिया और 2012 economies like India. All right. It is important not to confuse a short run cyclical dip with a permanent doom rating of its long-term structural potential. The arithmetic is simple. Our growth rate can be in the range of 7 to 10% depending on policy action. 10 if we get everything right, 7 if we get it all wrong. Which policies and reforms are critical to taking us to 10% potential? Potential. But where is 2012? Here. Okay, these are all the things that we can do. We can do the scenarios, worst case scenarios and good scenarios हमें पता चल गए. And यहाँ से जो हो रहा है इंडिया के साथ में वो पता चल गया. Okay. Specifically for India, a falling exchange rate could not have come at a better time. It will help Indian exporters gain market share even if global trade remains depressed. More importantly, it could lead to massive import substitution that favors domestic producers. It is now focused on India. Start with the K. Okay. So I think yes, अब हमें कुछ मिल जाएगा. Domestic producers will take a hit because of depressed global trade scenario. On account of its high domestic consumption, India will lead. Indian exporters will have a hard time in gaining market share. Exactly what we read. Okay. So क्या इसमें से correct statements हो सकती हैं? Only A, both A and B, both B and C. Only A and C. Or all of these. Yes. Question number 5. इनमें से क्या करेक्ट हो सकता है? What do you think? What do you think can be the correct answer for this one? ग्रोथ सिनेरियो ये हो सकता है क्योंकि डिप्रेस्ड ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो की वजह से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स विल डू बेटर. बाकी सारी चीजें ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये देखना ये प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है. तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे और वो बी पे आ जाएंगे, इट्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन नहीं है. तो इसके लिए ये तो नहीं हो सकता. एंड विल हैव अ हार्ड टाइम की तो बात ही नहीं की है, हमारा तो झिंगा लाला होगा. तो ए इज द करेक्ट आंसर. Why does the author not recommend taking up the reforms suggested by FIIs? FIIs, reforms suggested by FIIs is the lead phrase. These will bring about only minor growth. The reforms suggested will have no effect on the economy of our country, whereas will benefit the FIIs significantly. The previous such recommendation had backfired. These reforms will be the sole reason for our country's economic downfall. The reforms suggested by them are not to be trusted as they will not bring about any positive growth in India. Before we make conclusions, FIIs पे चलते हैं, and we have FIIs here. Okay. Yes.
Let's not go by the laundry list of reforms that FII like to waive increase in foreign equity limits in foreign shareholding, greater voting rights, These can have impact only at the margin. Okay. We need not bend over backwards to appease FIIs through these reforms. They will invest in our markets when momentum picks up and will be the first to exit when momentum flags reforms or not. So again, don't worry. The reforms that we need are the ones that can actually raise our sustainable long-term growth. Okay, do we have more FIIs here? Okay, no. So इसका जरूरत नहीं है. FIIs को लेकर दो conclusion यहाँ पे बना लिए हैं. अब option select करने हैं. FIIs तो सगे नहीं निकले. Question number 6. What do you think can be the correct answer? Let's start by eliminating, as I said, जो बहुत over informative होता है आपके options, तो हम eliminate करेंगे. Reforms suggested by them are not to be trusted as they will not bring about any positive growth in India. It's not written. These reforms will be the sole reason for country's economic downfall. Too dramatic. Previous such recommendation had backfired. No reference given. The reform suggested will have no effect on economy of our country, whereas will benefit FIIs significantly. No significance mentioned. Margin वाली बात लिखी थी तो minor growth सही है. These will bring about only minor growth. This is another tip. Never go to write your exam with colored perception. When you write your exam, when you sit for your exam, and if you go with colored perception that you know things, and when you apply those things in your exam, तो दिक्कत होता है. क्योंकि यहाँ पे you have to go according to the passage, not according to what you think. So make sure कि यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें जो दिख रही है पैसेज में मैं वही के अकॉर्डिंग मार्क करूं. I cannot take a chance by marking any of these other options because ये options में there is a risk. These are not written in the passage and the question is not analytical. It is suggested by FIIs. That means the question is contextual. आपको सीधा context पे जाना है and you have to pick your answers from there. Next question is, which of the following is true as per the scenario presented in the passage? Highest growth rate that India can expect is 7%. The fall in the exchange rate will prove beneficial to India. Increase FDI in retail as suggested by FIIs would benefit India tremendously. The reform suggested by the author required new legislation in India or none of the above is true. So आपको यहाँ पे is true बताना है. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है इंडिया को लेकर, क्योंकि अगर मुझे ऊपर नहीं पता चलता है तो I go by the lead words given in the option. यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, यहाँ पे इंडिया दिया हुआ है, यहाँ इंडिया दिया हुआ है, यहाँ इंडिया दिया हुआ है. दैट मीन्स लास्ट के वो पैराग्राफ्स में इसका आंसर रहेगा. सो वी गो बैक टू दोस पैराग्राफ्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पैसेज बिकॉज व्हेन दैट हैपेंस कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि अब आपको पूरा ही वो रीड करवा देता है. सो यहाँ से आपको पता चल गया क्या क्या क्या, एक बार इसको क्विकली रीड कर लेते हैं. All right, let's go back to that. हाँ जी, इसमें ट्रू बताना है. कुछ कुछ पॉइंट्स हमें वहां पे मिल रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मतलब ये सारी चीजें मिल रही हैं, बट यहाँ पे जो लिखा है वहां पे जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है एक बार. कभी कभी आपको कुछ कुछ वर्ड्स वहां मिल जाते हैं बट यहाँ पे उन्हें नेगेटिव उसके साथ लिख दिया जाता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सही मिल भी रहे हैं कि नहीं. सो अभी हटाते चलते हैं. हाईएस्ट ग्रोथ रेट दैट इंडिया कैन एक्सपेक्ट इज 7%. तो नहीं है, इनफैक्ट वहां पे तो 10% दिया हुआ है. इंक्रीज इन एफडीआई रिटेल सजेस्टेड बाय एफआईआईज वुड बेनिफिट इंडिया ट्रेमेंडसली नहीं दिया हुआ है. द रिफॉर्म सजेस्टेड बाय ऑथर रिक्वायर्ड न्यू लेजिस्लेशन इंडिया जरूरत नहीं है ये लिखा हुआ है. ये तो हो नहीं सकता. ये जरूर है कि ये फॉल जो हुआ है एक्सचेंज रेट में ये कहीं ना कहीं इंडिया को काफी फायदा देगा. लास्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म is or are needed to ensure long term growth in India. लास्ट वाला ही है जो वहां पे सब्सटैंशियल लिखा हुआ है. So वही वाले पैराग्राफ में आपको जाना है. Before we go to that paragraph, let's read the options first. Improving healthcare and educational facilities, bringing about reforms in taxation, improving agricultural productivity. इनमें से कौन सी चीज है जो कि हम लोगों को मदद करेगा? Reforms that we need are the ones that can actually raise a sustainable long-term growth rate. These have to come in areas like better targeting of subsidies, making projects in infrastructure. Why also that they draw capital, raising the productivity of agriculture, improving healthcare and education. Okay, bringing the parallel economy under the tax net, implementing fundamental. Okay, got it. Got the answers and you go back here. Now you're going to eliminate options from here. क्या आपको लगता है कि यहाँ पे केवल बी वाला ऑप्शन सही है तो ये ऑप्शन ए मार्क करेंगे? क्या आपको लगता है ए और बी दोनों सही है? क्या आपको लगता है बी और सी दोनों सही है? क्या आपको लगता है केवल ए सही है? क्या आपको लगता है सारी की सारी सही है? आपको करेक्ट बताना है. बहुत बार यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होता है तो इसको ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 8. Improving healthcare and education facilities, bringing about reforms in taxation, improving agricultural productivity. ये all of these are correct. ये सारे के सारे हमें passage में मिल गए थे.
सो आई टोल्ड यू कि जितना बड़ा पैसेज होता है और वो फैक्चुअल या केस बेस होता है, उतना ज्यादा उसके आंसर्स निकालना आसान होता है। तो आज के पैसेज से हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है पहले, वो एनीवे क्वेश्चंस आपसे करवा लेंगे। पहले पढ़ के एंड देन क्वेश्चंस के लिए वापस पैसेज में जाना बेवकूफी है। दूसरी चीज, ऐसे पैसेजेस जो फैक्चुअल पैसेजेस होते हैं उनके क्वेश्चंस आसान होते हैं, सिर्फ कुछ वर्ड्स के अंदर ट्रिक्स हो सकती हैं, तो हमें बस उनका ख्याल रखना है। इसके साथ साथ में हमें लीड वर्ड्स को हमेशा फॉलो करना है। क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिन्हें अगर हम पैसेज में जाकर ढूंढे तो हम लोगों को इजीली आंसर्स मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम बहुत बार क्वेश्चंस ट्रू, नॉट ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट के बेसिस पे पूछे जाते हैं, तो इसका कोई लीड वर्ड नहीं होता। इन दैट केस आपको ऑप्शन से लीड वर्ड पिक करने चाहिए, सो दैट आप ऐसी जगह पे जाके लैंड करो जहां से आपको आंसर्स मिल सके बिना इधर उधर हाथ पैर मारे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपका क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि एंटायर मेहनत आपको बैकफायर कर दे। सो दैट्स इट। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो स्टार्ट बाय रीडिंग फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ्स, ताकि से आपको आइडिया लग सके अबाउट द एंटायर पैसेज। बहुत बार कुछ वर्ड्स को बीच में पैसेज में डाल के एग्जामिनर आपके लिए पैसेज को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है आप इन वर्ड्स को देखोगे और आप डर जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ओह वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएंगे और मुझे तो इन वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता। जबकि आपने देखा कि इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होने के बावजूद एक भी क्वेश्चन वोकैबुलरी का नहीं था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे कंपेटिटिव लेवल के पेपर में आया हुआ है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आप कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो एनीवे वो आपको पैसेज में ले जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा। अरे कोई एक चीज के लिए क्वेश्चन पूछ के पूरे पैसेज से थोड़ी आंसर निकलवाएगा, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। तो इसके लिए हमेशा लीड वर्ड या लीड फ्रेजेस को फॉलो करना चाहिए। इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, इस तरीके के वर्ड्स का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और लीड वर्ड्स जब भी आपको क्वेश्चन में ना मिले, ऑप्शंस में जाकर ढूंढिए। ऑप्शंस को हमेशा ध्यान रखिए कि ऑप्शंस का सिर्फ आपके पैसेज के साथ में मैच हो जाने से ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। किस सेंस में क्वेश्चन पूछा है वो भी देखना जरूरी है। हमेशा याद रखिए जब भी आप आंसर्स मार्क कर रहे हो और डुअल अल्फाबेटिकली आपको यहाँ पे नंबरिंग की गई हो या बुलेट्स लगाए गए हो, तो आप सही अल्फाबेट को देख के टिक करें। आज का पैसेज तो हमने एक निराला सा पैसेज चेक कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं और भी कोई एक ऐसा पैसेज लेकर आऊंगी जिसके अंदर अलग अलग डिफिकल्टी लेवल, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स और अलग अलग तरीके से उसे सॉल्व करने के लिए हम डिस्कशन करेंगे। आई थॉट सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स लाकर आपको समझाना वोंट बी इनफ, तो मैं एग्जांपल ले आई। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपने स्कोर्स को मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसी से आपको ये सारा कंटेंट मिलता रहेगा। एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो लगता है। आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।